हेलो बच्चों, अब आज हम शुरू करेंगे टॉपिक 3, आपकी बुक की यूनिट 3 तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, मतलब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, तत्वों का वर्गीकरण, जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनका वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तता, और उनके जो गुण धर्म है उनमें आवर्तता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझे कि जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके क्लासिफिकेशन की यानी उनके वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों है। बच्चों, ऐसा है कि सन 1800 में, मतलब लगभग 2 सदी पहले, जो तत्व थे उनकी संख्या केवल 31 तत्वों के बारे में ज्ञात था। 1865 तक आते आते करीब 63 एलिमेंट्स के बारे में मालूम था साइंटिस्ट को, और आज हम करीब 118 तत्वों के बारे में जानते हैं। तो शुरुआती 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जब साइंटिस्ट केमिस्ट्री के बारे में यानी तत्वों के बारे में जब अध्ययन करते थे तो काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि सब कुछ ऐसा बिखरा हुआ सा था। तो साइंटिस्ट को ये लगा कि जितने भी तत्व उस समय तक जो ज्ञात हैं उनको कुछ जमाने की कोशिश करें, उनको अरेंज करने की कोशिश करें, किन्हीं गुणों पर आधारित हो कि उनकी क्लासेस यानी कुछ उनके वर्ग बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ताकि उससे क्या होगा, जब उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा तो तत्वों के बारे में स्टडी करना, एलिमेंट्स की स्टडी और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी और इवन नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बारे में उनको सहायता मिलेगी। ऐसा सोच करके 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम करना शुरू करा, और सबसे पहले काम उसके ऊपर किया डोब्रेनियर नाम के साइंटिस्ट ने। जॉन डोब्रेनियर ने 1829 में एक नियम दिया क्लासिफिकेशन के लिए, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स, त्रिक का नियम। तो उस नियम के अनुसार उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करी, और जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की, देन ही फाउंड दैट देयर आर 3 एलिमेंट्स, there are different elements, at least 3 elements, there are different groups of 3 elements, and each group, what happened, he found that atomic weight of 2, sum of the atomic weight of 2 elements was the, and average of that was equal to the atomic weight of 1 element। 2 एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था उसका जो एवरेज था वह तीसरे एलिमेंट के वेट के बराबर था। मतलब जैसे कि लिथियम और पोटेशियम 2 एलिमेंट है, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है और पोटेशियम का 39, तो इनका जो एवरेज था वह वेट किसका आया, सोडियम का। तो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द 2 एलिमेंट्स वाज दैट ऑफ द थर्ड एलिमेंट। इट वाज द लॉ ऑफ ट्रायड्स, या ट्रायड्स का त्रिक का नियम था। मतलब 3 एलिमेंट्स के ग्रुप थे। दूसरा एग्जाम्पल था जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम का वेट 40, बेरियम का वो वेट 137, इनका जो एवरेज था वो आया 88, और 88 किसका था, स्ट्रोंशियम का। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे ग्रुप हैं, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं, जिसमें कि 2 एलिमेंट का एवरेज तीसरे एलिमेंट का वेट होता है। लेकिन ये जो ट्रायड का नियम है यह केवल कुछ एलिमेंट्स तक ही लागू हुआ, उसके बाद इस प्रकार के कोई ग्रुप्स नहीं बने। मतलब ये नियम क्या हो गया, फेल। जो डोब्रेनियर के बाद जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, एक और साइंटिस्ट, उन्होंने एक नया लॉ दिया क्लासिफिकेशन के लिए, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक का नियम। उन्होंने जब एलिमेंट्स की स्टडी की, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की, गुणधर्मों का अध्ययन किया, तो उन्होंने ये देखा कि 8 नंबर के बाद जो एलिमेंट आता है उनके गुण आपस में मिलते हैं। जैसे कि लिथियम के बाद आया बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर आया कार्बन, उसके बाद आया नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 8th एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से पहले वाले से मिलती जुलती है। जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम की मिलती जुलती है, उसको काउंट करेंगे तो इसके बाद ये 8th नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे बोरॉन से देखेंगे तो 1
1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोरॉन किसके नीचे आ रहा है? एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा है। एटॉमिक वेट अलग है लेकिन बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज कैसी आई? सेम आई। तो उन्होंने ऐसे 8 एलिमेंट्स जमाए, उसके नीचे एक सीरीज दूसरे 8 एलिमेंट की जमाई और ये देखा कि कोई सा भी एलिमेंट हम ले उसके बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा है उनकी प्रॉपर्टीज आपस में कैसी आती है? सिमिलर आती है। कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो इसके आधार पर उन्होंने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसको कहते हैं अष्टक का नियम। लेकिन यह अष्टक का नियम भी आगे जा कर के सारे एलिमेंट्स को कवर नहीं कर पाया और उसके बाद ये नियम भी फेल हो गया। हेलो बच्चों, हमने तत्वों के वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में डोबेराइनर का ट्राइड लॉ, त्रिक का नियम और न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ पढ़ा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला लॉदर-मेयर का नियम। लॉदर-मेयर ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, मतलब तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए, तत्वों का एक ग्राफ बनाया। उस ग्राफ में उन्होंने एक तरफ एटॉमिक वॉल्यूम लिया, यानी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम लिया, और दूसरी तरफ तत्वों का परमाणु भार लिया, मतलब एटॉमिक मास लिया। और उन्होंने यह देखा कि इस ग्राफ में जो तत्व समान गुणों वाले थे, एलिमेंट्स विद सिमिकल प्रॉपर्टीज़ लाई ऑन सिमिलर पोजीशन ऑन द ग्राफ। उन्होंने यह देखा कि समान गुणों वाले तत्व ग्राफ में समान स्थिति पर आते थे। जैसे कि अगर आप देखें इस ग्राफ में, अगर हम देखते हैं तो लिथियम को देखें, लिथियम की पोजीशन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सभी तत्व हमको पीक पर दिखाई दे रहे हैं। दीज ऑल एलिमेंट्स लाई ऑन द पीक ऑफ द कर्व्स। तो इसका मतलब ये है कि ये समान स्थिति पर आ रहे हैं, तो इनके जो गुण थे, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी आपस में काफ़ी अधिक मिलती हैं। उसी प्रकार से अगर हम और दूसरे तत्व देखें, जैसे कि हम देखते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये जो तत्वों को हम देखते हैं तो इनको भी हम पाते हैं कि ये समान स्थिति पर आते हैं। मतलब जब कर्व नीचे की तरफ जाता है, डिसेंडिंग साइड में समान स्थिति पर ही आते हैं, और इनके जो गुण थे वह भी कैसे मिलते हैं? वह भी हमको समान मिलते हैं। तो लॉदर-मेयर ने इस ग्राफ के द्वारा यह ऑब्ज़र्व किया कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वह उनके एटॉमिक मास से रिलेटेड होती हैं। मतलब वह किस पर डिपेंड करती हैं? उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। लेकिन लॉदर-मेयर की यह सब बात, उन्होंने जो भी कुछ ऑब्ज़र्व किया था वह पब्लिश नहीं हो पाया। उसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया। लॉदर-मेयर के बाद मेंडलीव ने काफ़ी काम किया क्लासिफिकेशन के लिए, और मेंडलीव के समय करीब 63-65 एलिमेंट्स नोन थे, लगभग इतने ही एलिमेंट्स नोन थे। और उन्होंने इन एलिमेंट्स की स्टडी की, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की, और उन्होंने यह पाया कि जो तत्वों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तत्वों के जो गुण धर्म हैं, वो उनके एटॉमिक मास यानी परमाणु भार से रिलेटेड होते हैं। और उस आधार पर उन्होंने जो लॉ दिया उसको मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहते हैं। उस लॉ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब ये जो एटॉमिक मासेस हैं, परमाणु भार हैं, इनके आवर्ती फलन होती हैं प्रॉपर्टीज़। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है? पीरियोडिक फंक्शन से मतलब ये है कि एक निश्चित संख्या के बाद, एक निश्चित नंबर के बाद, निश्चित अंक आने के बाद जो तत्व आते हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। मतलब समान प्रॉपर्टी के समान गुणों वाले तत्व निश्चित संख्या के बाद आते हैं। इसी के आधार पर मेंडलीव ने एक टेबल बनाया जिसको कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ये आपके सामने मेंडलीव का मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया उस टाइम पे कम तत्व ज्ञात थे, पर इस टेबल में बाद में जो डिस्कवरी हुई उनमें से भी कुछ तत्व ऐड किए हैं। और मेंडलीव का जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसमें केवल 8 ग्रुप थे, और ये वाला जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने है इसमें 0 ग्रुप भी ऐड किया गया है, जो कि मेंडलीव के बाद जोड़ा गया।
तो जो मेंडलीफ का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 वर्टिकल रोज थी, खड़े 7 समूह थे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8। ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं इसको नाम दिया गया समूह, यानी कि इनको कहा गया ग्रुप्स। ये कुल 8 ग्रुप्स थे और आप देखिए कि ये सभी ग्रुप्स के नीचे आपको ए बी नज़र आ रहा है। 8वें को छोड़ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ग्रुप्स जो हैं वो ए बी में डिवाइडेड हैं। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसको अगर आप देखें तो ए और बी में डिवाइडेड है, सेकंड में भी ए बी है, थर्ड में भी ए बी है, फोर्थ भी ए बी है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ भी ए बी में डिवाइडेड है। जबकि अगर आप देखेंगे तो जो 8वां है उसमें कहीं से कहीं तक ए बी नोटेशन नहीं है, उसमें ए बी में कोई डिवीज़न नहीं किया गया है। तो ये जो वर्टिकल रोज़ हैं, जो खड़े रोज़ हैं, इनको कहा गया ग्रुप्स। उसके बाद मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ थी, यानी आड़ी रोज़ थी, जिनको कहा गया पीरियड यानी कि आवर्त। ये कौन कौन सी रोज़ थी? देखिए 1 पहली, दूसरी, तीसरी यानी पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथी रो यानी चौथा आवर्त, 5वीं रो 5वां आवर्त, छठी रो छठा आवर्त, 7वीं रो 7वां आवर्त। यानी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप और 7th ग्रुप। इस प्रकार के ये सारे ग्रुप्स थे। कौन कौन से ग्रुप्स थे? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप और 7th ये रोज़ थी जिनको कहा गया पीरियड्स। 8 ग्रुप थे और 7 इसमें आड़ी रोज़ थी जिनको कहा गया पीरियड्स। अब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो पहला जो पीरियड है उसमें कम तत्व थे, जो कि छोटा था, उसमें केवल एक ही तत्व था, बाद में उसमें हीलियम भी जोड़ दिया गया। अब जो दूसरा तीसरा था यह 8 तत्वों का है, जो चौथा पांचवा था ये 18 एलिमेंट्स का है और छठा सातवां 32 एलिमेंट्स का है, जिसमें 7th इनकम्प्लीट है। अब मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, अपने उस पीरियोडिक टेबल में उसने उस समय जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उनके लिए खाली स्थान छोड़ा था। ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की स्पेशलिटी है। अब मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसमें एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम के नीचे आपको गैलियम और सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम दिखाई दे रहा है। यू कैन सी गैलियम बिलो एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम बिलो सिलिकॉन। एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ दिस प्लेस वॉज एम्प्टी। मेंडलीफ ने ये प्लेस को खाली छोड़ा था क्योंकि उस समय तक इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन मेंडलीफ ने ये एलिमेंट्स का गैलियम का नाम दिया था एका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम का जी का नाम दिया था एका सिलिकॉन, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्क्राइब की थी, प्रेडिक्ट की थी कि यहाँ पर कुछ तत्व होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ डेफिनेट उन्होंने बता दी थी कि इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो मेंडलीफ ने जिन तत्वों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जिन एलिमेंट्स की खोज नहीं थी, उनकी भी डिस्कवरी, उनके भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रेडिक्ट करके रखी थी। अब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कहीं कहीं पे कुछ एनॉमलीज भी आई, जैसे कि कहीं कहीं पे जो हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट थे वह बाद में रखे गए, जैसे कि निकल और कोबाल्ट को अगर हम देखते हैं, देखिए निकल का एटॉमिक वेट आप देखेंगे तो 58.71 है और कोबाल्ट का है 58.93। मतलब पहले निकल आना चाहिए, बाद में कोबाल्ट आना चाहिए। लेकिन चूँकि मेंडलीफ ने प्रॉपर्टीज़ को भी फोकस किया था, इसलिए प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उन्होंने पहले कोबाल्ट को रखा और उसके बाद में निकल को रखा। तो इस प्रकार कहीं कहीं पे हमको जो लाइटर एटॉमिक मास के एलिमेंट हैं वह बाद में दिखाई देते हैं और हैवियर एटम जो है वो एटम्स के जो एलिमेंट हैं वो हमको पहले दिखाई देते हैं। अब इस मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आपको इस पीरियोडिक टेबल में नीचे दिखाई दे रहे हैं, देखिए लैंथेनाइड्स ये 14 एलिमेंट हैं सीरियम से लेकर लुटेशियम तक, और एक्टिनाइड्स में भी 14 एलिमेंट्स है थोरियम से लगा के लॉरेंशियम तक। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको उन्होंने एक ही स्थान के ऊपर रख दिया था। ये 14 को लैंथेनाइड्स को उन्होंने यहाँ पर रख दिया था और एक्टिनाइड को उन्होंने यहाँ पर रख दिया था। इस प्रकार से उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। एक बार हम फिर से देखते हैं, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल रोज थे जिसको कि उन्होंने नाम दिया कॉलम।
जिन कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया ग्रुप, और 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने नाम दिया था पीरियड्स। तो पीरियड्स कौन से थे? अगर पीरियड्स हम देखते हैं तो पीरियड्स थे 1 2 3 4 5 6 7, ये पीरियड्स थे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 पीरियड्स यानी आवर्त थे। और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये क्या थे? ये ग्रुप्स थे। इसमें फर्स्ट से लेकर 7 तक के, ये शुरू से फर्स्ट से लगाकर 7 तक के जो थे, ये ए बी में बटे हुए थे। और उसके बाद के यानी जो 8th है उसमें ए बी नहीं था। अब ये जो 8th ग्रुप था, अगर इस 8th ग्रुप को हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि इसमें चौथे पीरियड से इसमें 3-3 एलिमेंट रखे हुए हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल रखा हुआ है, यहाँ पर रुथेनियम, रेनियम, पैलेडियम रखा है। इसी प्रकार नीचे भी ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनियम, इस प्रकार से 3-3 तत्व उन्होंने इस ग्रुप में रखे। तो इस प्रकार से मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। और यह मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जब उन्होंने पब्लिश किया तो उस समय इसको बहुत ज़्यादा मिला, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका यह बेस बना और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा ये आगे और स्टडी करने में। अगले वीडियो में हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की स्पेशलिटीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और हम उसके बारे में यह पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या उपयोगिताएं थी, किस प्रकार से यह उपयोग में आया और क्या क्या इसके फेलियर थे। बच्चों, ये सारा वीडियो अच्छी तरह से देखने समझने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि जो भी कुछ मैंने समझाया है वह आपको इसमें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।